सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के विशेषताओं के विषय में पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ऑपरेशन ब्लू क्या है और यह किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ था और यह किस समुदाय के लोगों से संबंधित है, क्योंकि यह प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है और जब मैंने राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल से संबंधित वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें सारी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको इस प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए। और प्रेजेंट में ऑपरेशन ब्लू का काफ़ी चर्चा है, क्योंकि इस समय इस ऑपरेशन को लेकर के काफ़ी जो मतलब कि इसकी बरसी है, इस पे काफ़ी सारे दिक्कतें बवाल वगैरह हो रहे हैं। तो इस वजह से ये एक बार फिर से चर्चा में आया है। क्या है ये मुद्दा, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पता करेंगे और डिटेल में कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं भी जानूंगी कि मैंने जितना आपको पढ़ाया उसमें से कितने लोगों ने सीखा उसे और जानने की कोशिश किया। ये आपको आगे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने पढ़ाया था और ये अभी करंट में चल रहा है तो आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एक ही मतलब सिर्फ एक चीज़ से 3 से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ था, ऑपरेशन ब्लू है क्या, किस समुदाय के लोगों से संबंधित है, इसके बाद यह किस समुदाय के मंदिर से संबंधित है, क्या है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ एक चीज़ से बन सकता है, ऑपरेशन ब्लू। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट आप बताएंगे और मुझे अगर लगेगा कि इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करके सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मेरी एक क्वेश्चन आप लोगों से भी है फिर से कि सिविल जज की तैयारी जो है एलएलबी के साथ में कैसे की जाए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो कि एलएलबी कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी एलएलबी करने जा रहे हैं। जो फाइनल ईयर में आ गए होंगे उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया, फाइनल ईयर है तो फिर अब आगे क्या करना है। तो पहले ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आगे आपको क्या करना है और एक अच्छा मोटिव बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको लीगल एडवाइज़र बनना है या फिर सिविल जज बनना है, पीसीएसजे करना है, क्या करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। क्योंकि अगर पहले ही आपका लक्ष्य जो है निर्धारित होगा तो आपको मंजिल तक जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप काम को करने के बाद यानी कि आप पूरी डिग्री लेने के बाद ये सोचने बैठ जाएंगे कि अब मुझे क्या करना है, तो शायद आपको घर वाले भी इतना समय नहीं देंगे जितना कि आपको समय चाहिए होगा। आप भी ये सोचेंगे कि मैंने अभी रिसेंटली एलएलबी क्लियर किया, अब घर वाले बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस पे जाओ, क्योंकि पहले से आपने ये सोच के नहीं रखा कि आगे मुझे भविष्य में क्या करना है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ दूसरों को देख करके एलएलबी करने चले जाते हैं, अन्य कोर्स करने चले जाते हैं। देखिए आप एलएलबी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतर चॉइस है आपका, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है, यदि कोई स्टूडेंट एलएलबी कर रहा है तो मान के चलिए कि उसको भविष्य में कभी भी बेरोजगार नहीं रहना है। उसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सोच भी नहीं सकता कि एलएलबी करने के कितने फ़ायदे हैं। देखिए अगर मतलब सरकारी वकील बन गए तो अच्छी बात, जज बन गए अच्छी बात, लीगल एडवाइज़र बन गए किसी कंपनी में तो भी अच्छी बात, इसके बाद भी आप किसी के पर्सनल एडवाइज़र बन सकते हैं, ठीक है। ये सब भी नहीं हुआ तो आप बेरोजगार नहीं रहने वाले, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक प्राइवेट वकील बन सकते हैं, किसी को भी अपना सजेशन दे सकते हैं। यानी कि एलएलबी करने के बाद कोई बेरोजगार नहीं रह सकता है, इतना तो श्योर होता है। अब खुद से अगर कोई बेरोजगार बैठना चाहे तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती, हो सकता है भाई वो कुछ ज़्यादा ही आलसी हो। लेकिन यदि कोई एलएलबी कर रहा है तो मैं ये 110% कह रही हूँ कि एलएलबी का फील्ड ऐसा है जिसमें कभी भी सूखा नहीं पड़ता है। सूखा पड़ने का मतलब ये है कि हमेशा हरियाली होती है, हमेशा आपको रोज़गार के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते रहते हैं। तो इस टॉपिक पे कितने लोग वीडियो चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आगे जब आप एलएलबी करें तो आपको इस सिविल जज की तैयारी करनी है या अन्य किसी चीज़ की तैयारी करनी है तो इस पर आपको गाइडलाइन दी जाए कि कैसे तैयारी होनी चाहिए। तो कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और साथ में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जब मैं क्वेश्चन कराऊँगी तो आप लोगों का ये काम होना चाहिए कि आप ये देखेंगे
कि कितने क्वेश्चंस का आप सही आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। तो आप मिलाते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। 5 से 10 मिनट में मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। 12 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इसमें से। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, जो भी मुद्दा है वो किस देश से लिया गया है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सही जवाब अब मैं बता दे रही हूँ। अब तक आप लोगों ने अपना सही जवाब चॉइस कर लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। संसदीय प्रणाली जो है यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया था उनका प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से संबंधित है? यानी आयरिश का मतलब यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से संबंधित है, ठीक है। मैंने कई बार ये प्रश्न कराया है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिपीटेड प्रश्न है। मैं बताऊँ कि मैंने बहुत बार ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें मेरे सामने ये प्रश्न हमेशा होकर के गुजरा है, ठीक है। चाहे कभी ऐसे हो जाता था कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से आपको यह प्रश्न देखने को मिल रहा है। और यह LLB एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो इस प्रश्न का जवाब आपको पता भी चल गया है। सही है बिल्कुल। आपके इस प्रश्न का सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP एडॉप्ट किया गया है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा बड़ा एकाकी स्रोत लिया गया है, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ा पार्ट है संविधान के बनने में, भारतीय संविधान के बनने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो किसका रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न में कई बार ये पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बनने में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है, इस प्रश्न का अब तक आप लोगों ने आंसर चॉइस कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो अधिनियम था, इसके जो व्यवस्था थे, इसके जो संसदीय प्रणाली थी, इसकी जो सारी चीज़ें थी ये बहुत ही बेहतर थी और मैक्सिमम चीज़ें जो है यहीं से अडॉप्ट की गई हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के बनने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो 1919 के अधिनियम का माना जाता है। तो यह प्रश्न आप याद रखेंगे, कई तरीके से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संघीय व्यवस्था के समान लगती है, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो किस देश के संघीय संविधान की तरह लगती है आपको ये बताना है, संघीय व्यवस्था की तरह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। यानी कि कनाडा के जो संघीय व्यवस्था है वो बिल्कुल भारत की संघीय व्यवस्था के समान है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि भारतीय दंड संहिता को संविधान के किस अनुसूची में संरक्षित किया गया है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। कल ही मैंने यह वीडियो पढ़ाया था जिसमें मैंने ये डिटेल बताई थी कि किस संविधान के किस अनुसूची में IPC को संरक्षित किया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो समझ में आ जाता है कि आपने वीडियो नहीं देखी, आप अपनी तैयारी पे पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं है, अच्छे से आपकी तैयारी नहीं चल रही है। फिलहाल मैं आप लोगों से टेलीग्राम पे भी जुड़ी रहती हूँ और हमेशा कमेंट के माध्यम से पूछती रहती हूँ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। किसी को कुछ पूछना है पर प्रतिक्रिया जो रहती है आपकी बहुत धीमी है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चली है। क्योंकि अगर तैयारी बेहतर होती तो मुझे लगता है शायद मैं आंसर नहीं दे पाती, आपके क्वेश्चंस इतने होते। लेकिन आपको मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछती, वहाँ पे भी आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। मैं पूछती लेकिन आप लोग मुझे क्वेश्चन बदले में नहीं पूछ पाते। मैं वीडियो में भी बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि कमेंट के माध्यम से जो भी टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न पूछिए।
मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी, मैं देती भी हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों प्रश्न नहीं पूछते। या तो आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर आप पूछना ही नहीं चाहते हैं। आप बिल्कुल ठान लिए हैं कि आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल आपको क्या करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो अपना कर रही हूँ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, यानी कि यह जो शक्ति है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से ये सारी चीज़ें एडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली है? इस प्रश्न को हमने शुरू में ही किया और इस प्रश्न का सही जवाब होना वाला है कि आयरलैंड के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी को। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया गया है? यानी कि भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हर एक भारतीय नागरिक को, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नोट कर लीजिएगा, ये सभी जितने भी 10 या 12 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सब एक से बढ़कर एक हैं और सब के सब इम्पॉर्टेंट है। 10वां जो प्रश्न है, इन 10 प्रश्नों में से 10 या 12 जो भी करा रही हूँ, 10 या 12 प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटिश संविधान से। इसे आप देख लेंगे, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है क्योंकि उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन जो था लागू था और ब्रिटिश शासन की मैक्सिमम चीज़ें हमने क्या की है, अपने संविधान में अडॉप्ट करके रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 11वां है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है 12वां, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह वाक्य भी लिया गया है अमेरिका से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। किसी भी प्रकार का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं या फिर इस टॉपिक पे आप एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं ताकि आपको ये चीज़ें डिटेल में समझ में आए, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। या किसी अतिरिक्त टॉपिक पे अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण होने वाला है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको उस टॉपिक पे वीडियो दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।